स्टूडेंट्स, मैं एस एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के ऐप के ऊपर, जहां मैं आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन फर्स्ट मृदा खनिज चट्टानों का अपक्षय एवं मृदा निर्माण। प्यारे विद्यार्थियों, इस सेशन के अंदर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मृदा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि मृदा पादपों की वृद्धि को किस प्रकार प्रभावित करती है, कौन कौन से कारक होते हैं जो मृदा के अंदर पादपों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। और इनमें से जो कुछ कारक हैं वो मैं आपको पिछले सेशन में बता चुका हूँ। अब कुछ और महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए, शुरू करते हैं आज का सेशन। प्यारे विद्यार्थियों, आवश्यक खाद्य तत्व एवं जल के बारे में अपनी बात हो चुकी थी। अब बात करते हैं कि मृदा पौधों के लिए और क्या क्या चीजें करती है। तो देखो, मृदा जो होती है, आपको पता होना चाहिए कि मृदा जो होती है वो पौधों के लिए या पौधों की जड़ों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराती है। जड़ों के लिए या जड़ों के श्वसन के लिए, जड़ों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने का कार्य भी कौन करती है आपकी? यह कार्य भी आपका मृदा ही करती है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सभी जीवित जंतु हो, चाहे वो पौधे हो चाहे जंतु हो, इन सभी के लिए श्वसन करना अनिवार्य होता है। और श्वसन के लिए अपन जानते हैं ऑक्सीजन आवश्यक होती है। पौधों की जड़ों के श्वसन के लिए मृदा वायु से प्राप्त होती है, यानी ऑक्सीजन जो प्राप्त होगी वो मृदा वायु से ही जड़ों को प्राप्त होती है। साधारणतः मृदा वायु से 20% ऑक्सीजन और 79.1% नाइट्रोजन और 0.3% CO2 मृदा वायु के अंदर मिलती है। और यहीं से पौधों को जो है CO2 क्या बोलेंगे अपन, ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ठीक है, चलो तो बात कर लेते हैं अपने यहाँ पर पौधों की जड़ों के शोषण के लिए। पौधों की जड़ों के श्वसन के लिए, पौधों की जड़ों के श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन मृदा वायु से प्राप्त होती है। मृदा वायु से प्राप्त होती है। मृदा वायु में 20.3% ऑक्सीजन, 20.3% ऑक्सीजन, 79.01% नाइट्रोजन तथा 0.3% CO2 होती है। ठीक है, तो मृदा वायु के संगठन की अपन बात करते हैं। तो मृदा वायु के अंदर देखो 20.3% ऑक्सीजन है, 79.1% नाइट्रोजन है, 0.3% क्या है आपकी CO2 है। तो ये मृदा वायु का संगठन है, यानी यहाँ पर 20% क्या पाई जा रही है, 20% यहाँ पर ऑक्सीजन पाई जा रही है। और इसी ऑक्सीजन को पौधे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, आगे बात करें अपन यहाँ पर, तो देखो मृदा वायु की अपन बात करते हैं तो उससे उचित मात्रा में ऑक्सीजन न मिलने पर पौधों की जड़ों की वृद्धि नहीं हो पाती है। साथ ही पौधों की वृद्धि क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, तो अपन बात करें कि मृदा वायु से
उचित मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलने पर पौधों की जड़ों की वृद्धि नहीं हो पाती है। जड़ों की वृद्धि नहीं हो पाती है। तो ये थी बात अपनी यहाँ पर कि जो मृदा होती है ये पौधों की वृद्धि के लिए ऑक्सीजन भी उपलब्ध करवाने का कार्य करती है और पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाकर इन जड़ों की वृद्धि को नियमित बनाए रखने का कार्य कौन करेगी? आपकी मृदा करेगी। और इस प्रकार से जो पौधे होते हैं वो आसानी से यहाँ पर वृद्धि कर पाते हैं। तो अपन ने बात कर ली है कि मृदा जो होती है उसके अंदर उपस्थित जो मृदा वायु है वहां से पौधों की जड़ें ऑक्सीजन को ग्रहण करती है और श्वसन प्रक्रिया के माध्यम से जड़ों की वृद्धि यहाँ पर होती है। अब बात करते हैं अपन कि और क्या काम करती है मृदा पौधों के लिए। तो देखो भाई, पौधों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और वो है आपका यांत्रिक आधार। देखो, यांत्रिक आधार का हम एक सिंपल सी बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि पौधे जो हैं वो मिट्टी के अंदर स्थिर क्यों हैं। मिट्टी के अंदर वो बिल्कुल स्थिर क्यों हैं, बिल्कुल सीधे खड़े हुए क्यों हैं? इसका कारण है क्यों? क्योंकि मृदा जो होती है, मृदा के कण आपस में जुड़कर तथा मृदा के कण आपस में जुड़ने के साथ ही पौधों की जड़ों को बहुत मजबूती से बांध देते हैं और मजबूती से बांधने के कारण यांत्रिक आधार के परिणाम स्वरूप ही वो जो आपके पौधे होते हैं वो मृदा के अंदर स्थिर रह पाते हैं। तो वहां पर मुख्य बात जो होगी अपनी इस मृदा की वो क्या होगी? यांत्रिक आधार प्रदान करना। तो ये पौधों को यांत्रिक आधार भी प्रदान करती है ताकि वो यहाँ पर स्थिर खड़े रहें। ठीक है, तो इस चीज को अपन यहाँ पर लिख लेते हैं कि कुछ मृदाओं की भौतिक और रासायनिक दशाएं ऐसी होती है जिनमें पौधों की जड़ें आसानी से गहराई तक जा सकती है और फैल भी सकती है। ठीक है, परंतु कुछ मृदाएं ऐसी होती है जिनके अंदर बिल्कुल जो जड़ें होती है वो पूरी तरह से फैल नहीं पाती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में पौधों की वृद्धि पर प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो कुछ बात करेंगे अपन कुछ मृदाओं की भौतिक, कुछ मृदाओं की भौतिक एवं रासायनिक दशाएं ऐसी होती है, रासायनिक दशाएं ऐसी होती है जिनमें पौधे की जड़ें आसानी से अधिक गहराई तक जा सकती है और फैल सकती है। ये मृदाएं आदर्श होती है क्योंकि इनमें वृद्धि करने वाले पौधे ये मृदाएं आदर्श होती है क्योंकि इनमें वृद्धि करने वाले पौधे
वृद्धि करने वाले पौधे पवन दृढ़ का मतलब होता है कि अधिक बहुत ज्यादा मात्रा में यदि बहुत तेजी से हवा चले तो भी ये आसानी से यहाँ पर स्थिर रहेंगे, इनके ऊपर कोई प्रभाव अधिक तेजी से चलने वाली हवा का भी देखने को नहीं मिलता है। ये पवन दृढ़ होंगे। जलाभाव सह होते हैं। जलाभाव सह का मतलब क्या हुआ कि ये जल के अभाव को, जल की कमी होती है उसको भी आसानी से सहन कर लेते हैं, तो ये जलाभाव सह होते हैं। ठीक है, तथा ये मृदा के एक आयतन के पोषकों को शोषित कर सकते हैं, तथा ये मृदा के एक आयतन के पोषकों को, यानी जहां पर पौधा लगा हुआ है उसकी लगभग अधिकांश आयतन जो होगा वहां की पोषक तत्वों को क्या कर लेगा, ये ग्रहण कर लेगा। पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अवशोषित कर लेगा। आगे बात करें अपन तो पौधे की जड़ें प्राकृतिक, कृत्रिम, कड़ी परतों, अउर्वरा संस्तरों, नमी की अत्यधिक या न्यूनतम मात्रा तथा विषैले विलय लवणों की उपस्थिति में उचित प्रकार से या बिल्कुल वृद्धि नहीं कर पाती है। ठीक है, यानी अभी तक अपन ने जो ये बात की है वो तो अपन ने बात की है कहाँ की कि कुछ मृदाएं ऐसी हैं जिनकी भौतिक और रासायनिक दशाएं इतनी अच्छी होती है कि पौधे की जड़ें आसानी से अधिक गहराई तक जा सकती है, अधिक गहराई तक ये फैल सकती है, और यदि अधिक गहराई तक ये फैलती है तो फिर इस प्रकार की आदर्श मृदाओं के अंदर पौधों की वृद्धि जो होगी उसके कारण, यानी पौधों की वृद्धि जो होती है वो पवन दृढ़, यानी कि इतनी अच्छी वृद्धि होगी वहां पर जड़ों की, इतनी मजबूती से यांत्रिक आधार प्रदान किया जाएगा उस मृदा के द्वारा कि पौधे जो होते हैं वो पवन दृढ़ होंगे, यानी कि अधिक मात्रा में जो अधिक तेजी से हवा चलेगी उसको भी वो सहन कर सकते हैं। साथ ही जलाभाव यानी कि जल की कमी होती है उस चीज को भी वो सहन कर सकते हैं। इस प्रकार का अनुकूलन पौधों के अंदर उपलब्ध विकसित हो जाता है, तथा ये मृदा के एक आयतन के पोषक तत्वों को भी अवशोषित कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि कहां पर पौधे जो होते हैं वो अच्छी वृद्धि नहीं कर पाएंगे। तो देखो भाई, बात करें अपन यहाँ पर कि पौधे की जड़ें कृत्रिम या प्राकृतिक कड़ी परतों, प्राकृतिक या कृत्रिम कड़ी परतों, अउर्वरा संस्तरों, नमी की अत्यधिक या न्यूनतम मात्रा तथा विषैले विलय लवणों की उपस्थिति में पौधे की लवणों की उपस्थिति में पौधे की जड़ें अपन पहले लिख चुके थे। ठीक है, तो उपस्थिति में
उचित प्रकार से या बिल्कुल वृद्धि नहीं कर पाती है। तो देखो, एक प्रकार की मृदाएं तो वो थी जहां पर अच्छी वृद्धि पौधों की हो रही थी, और एक और बात करें कि यदि पौधे की जड़ें प्राकृतिक व कृत्रिम कड़ी परतों के बीच में है या फिर अउर्वरा संस्तर का मतलब होता है जिनकी उर्वरा शक्ति कम है, जो ऊषर मृदा है, जो खराब मृदा है, उसके अंदर भी पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं हो पाती। इसके अलावा बात करें नमी की अत्यधिक मात्रा, बहुत ज्यादा मात्रा में नमी है या फिर अत्यधिक कम मात्रा यानी न्यूनतम मात्रा में नमी है, तो इस कंडीशन में भी पौधों की वृद्धि, पौधों की जड़ों की वृद्धि आसानी से नहीं हो पाएगी। मान लेते हैं यहाँ पर खेत के अंदर यदि विषैले लवण उपस्थित हैं, तो उन विषैले लवणों की उपस्थिति में भी आपकी जो जड़ें होती है पौधों की, उनकी उचित प्रकार से वृद्धि या बिल्कुल भी वृद्धि यहाँ पर नहीं हो पाएगी। तो इसमें अपने बात की है कि कुछ मृदाएं तो इतनी अच्छी होती है जो यांत्रिक आधार प्रदान करती है, पौधे को अपने अंदर बिल्कुल स्थिर बनाए रखने का कार्य करेगी, परंतु कुछ मृदाएं, मैंने आपको कुछ कंडीशन ऐसी भी बताई है जहां पर मृदाएं जो होती है, ये मृदाएं आपके पौधों को यांत्रिक आधार सही से प्रदान नहीं कर पाती है, और जब सही से यांत्रिक आधार प्रदान नहीं कर पाएगी तो उस कंडीशन में जो पौधे होते हैं, ये पौधों की जड़ें उचित प्रकार से वृद्धि नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये चर्चा अपन ने यहाँ पर कर ली है। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को यहाँ पर ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो, तो अपन ने अभी तक बात कर ली है कि मृदा जो होती है ये पौधों को एक तो जड़ों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराती है, पौधों को यांत्रिक आधार प्रदान कराती है, पौधों को आवश्यक खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाती है, पौधों को वृद्धि के लिए जल उपलब्ध करवाती है। ये सभी चीजें पौधों को कौन उपलब्ध करवाता है? आपकी मृदा उपलब्ध करवाती है। परंतु इसके अलावा भी अपन बात करते हैं तो इन तत्वों के अलावा भी एक तत्व और होता है, और वो होता है ताप। प्यारे विद्यार्थियों, पौधों की वृद्धि के लिए तापमान भी अत्यंत आवश्यक होता है, और उस ताप को उपलब्ध करवाने का कार्य भी कौन करेगी? आपकी मृदा करती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर एक लाइन चेंज करके आपको लिखना है। यहाँ पर क्या है कि पौधों की वृद्धि के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए उपरोक्त आवश्यक दशाओं के अतिरिक्त, उपरोक्त आवश्यक दशाओं के अतिरिक्त, आवश्यक दशाओं के अतिरिक्त, दशाओं के अतिरिक्त अनुकूल मृदा ताप होना, अनुकूल मृदा ताप होना भी आवश्यक है। मृदा ताप होना भी आवश्यक है क्योंकि यह पौधों द्वारा मिट्टी से खाद्य पदार्थ प्राप्त करने, क्योंकि यह पौधों द्वारा मृदा से खाद्य पदार्थ प्राप्त करने, खाद्य पदार्थ प्राप्त करने, जल अवशोषण, जल अवशोषण तथा जड़ों की वृद्धि को प्रभावित करता है। ठीक
प्रकार से मैंने आपको बता दिया है कि पौधों की वृद्धि के लिए जो मृदा है वो किस प्रकार से लाभकारी होती है, किस प्रकार से आवश्यक परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां ये पौधों के लिए उपलब्ध करवाती है मृदा। और इस अनुकूल परिस्थितियों के अंदर जो मृदा के द्वारा उपलब्ध करवाई गई है पौधों को, इसके कारण वो पौधे अच्छे से वृद्धि कर पाते हैं, अधिक से अधिक वृद्धि वो प्रदर्शित कर पाते हैं। ठीक है, तो ये मृदा के अंदर पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक जितने भी तत्व होते हैं इन सभी के बारे में अपन ने यहाँ पर बात कर ली है। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थियों को यहाँ तक की बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो आप लोग इस विषय वस्तु को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। इसमें कहीं पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो ये था अपना आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।